everyone. हिंदू लॉ करना है हमने स्टार्ट। और कौन सब्जेक्ट हुआ था आज? कोई क्लास हुई थी आपकी? एसआरए की हुई क्या? अच्छा, एसआरए एंड दिस वन इज सेकंड। और तो नहीं हुए? अच्छा, जो आंसर के। ओके ओके, ठीक है। सारों का आपका एलएलबी कंप्लीटेड है कि परसुइंग भी है आपने? कोई कंप्लीटेड है? Okay. देखो, इसके अंदर अभी क्या है कि फैमिली लॉ के नाम से टॉपिक अपना, बेसिकली फैमिली लॉ के अंदर ये दोनों आते हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। फैमिली लॉ जो पार्ट है, क्योंकि मैंने पहले ओरिएंटेशन किया, मैंने उसमें वो डिस्कस किया सिलेबस, तो मे भी आप में से कुछ होंगे कि नहीं होंगे उसमें क्लास में उस दिन। आपको सभी को आइडिया है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जुडिशरी? ये वाला पार्ट हो चुका है क्लास में डिस्कस आपको? जैसे यू बिलोंग टू पंजाब और यू बिलोंग टू हिमाचल, यू बिलोंग टू हरियाणा, यू नो कि व्हाट इज योर सिलेबस, क्या कुछ है ऐसे? लॉ में होता है ना, सेमेस्टर से पहले पता होता है ये चीजें ऐसे उसके अंदर है। हाँ, भी ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में है ऐसे, लॉ के अंदर ये वाला पार्ट रहता है ऐसे उसमें। तो उस तरीके से इसमें भी आपको आइडिया है कि क्या क्या है सिलेबस में, उस तरीके से। यानी आइडिया, आपको बुकलेट वगैरह दी होगी यहाँ से उसमें, तो वो चीज़ें हैं जैसे बेसिक। ऑनलाइन वाले आपको भी आइडिया है कि नहीं है? कितने पेपर होते हैं मेंस में, जैसे आपको एनी आइडिया? 5 होते हैं। और इसमें जैसे प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? मान लो आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, कितने? 125 क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो कौन से एरियाज से आते हैं जैसे, कौन से सब्जेक्ट से? माइनर के कौन से, कोई नाम बता दो जैसे। ठीक है, यूपी पंजाब में है। और हिंदू लॉ माइनर, हिंदू लॉ मेजर में है क्योंकि इसमें सिविल 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ, 3 पेपर में डिवाइडेड है। इनमें क्या है कि सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस है। हम्म, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता बीडीएस वाला पार्ट हो जाएगा। साक्ष्य अधिनियम बीएसए हो जाएगा। ये पार्ट है इसमें, ये नए वाले हैं इसमें। इसमें ये कस्टमरी लॉ है, वो आपस में ये लिंक है इसके रिगार्डिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, ये सिलेबस है।
ये वाला एविडेंस है वो एक तरीके से पूरा ही है, आप ही मान के चलो। तो एविडेंस हम एक बार में पढ़ते हैं ना सारे का सारा, तो उसमें सिविल और क्रिमिनल सारा एक बार में पढ़ा जाता है ऐसे। नहीं नहीं, उसमें जैसे हम एविडेंस को वैसे नहीं डिवाइड कर, हम तो एविडेंस को पूरे को एक ही सब्जेक्ट जैसे मानते हैं उसके रिगार्डिंग। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आते हैं, कभी बार क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो वो तो इसमें पढ़ा ही जाएगा, सिविल भी पढ़ा जाएगा, क्रिमिनल भी पढ़ा जाएगा। तो हमने तो पूरा एविडेंस पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसे वो वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये सिलेबस है टोटल, ये इसके अलावा एक्स्ट्रा मतलब वाला पार्ट है, वो चीजें नहीं है ऐसे उसके रिगार्डिंग। अब इन तीन के अलावा बाकी लैंग्वेज वाला पार्ट है ऐसे इसमें। लैंग्वेज में हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। इंग्लिश तो दोनों में ही है ही है, पंजाब में पंजाबी है, हरियाणा में हिंदी वाला पार्ट है, हिमाचल में हिंदी है, राजस्थान में हिंदी है, इस तरीके से। ठीक है, एमपी वाला पार्ट हो गया जैसे वहां पे हो गया। तो बेसिकली मतलब ये टॉपिक्स हैं, इनसे मतलब बाहर जैसे हम बोलते हैं कि ये वाला सिलेबस है, इसी सिलेबस में जैसे रहता है, तो उसमें से जैसे हम अब इसकी जैसे बात कर रहे थे अकेले हिंदू लॉ की जैसे उसके रिगार्डिंग, अब ये जो सिलेबस मैंने लिखा है ये सारे का सारा क्या है, मेंस का सिलेबस। जैसे 5 पेपर हो गए, 1 2 3 आइदर ऑफ ईच, और एक ही हो गया पांचों। अब इनमें इंग्लिश 200 मार्क्स का रहता है, पंजाब में पंजाबी 150 का, और इसमें हिंदी 100 मार्क्स का रहता है। मेंस में आपको ये और ये 200 ईच रहता है सारे के सारे। अब ये मेंस का जो सिलेबस है सारे का सारा, यही सारा ही आपका प्री का सिलेबस है। ये तो सारा रहेगा, प्लस इसके अलावा और चीजें हो जाती है इसके अंदर, जो हम ये बोल सकते हैं कि प्री स्पेसिफिक है, एक्स्ट्रा जैसे इसमें आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, करंट अफेयर्स है, जीके पार्ट है थोड़ा बहुत, स्टैटिक, डीप जीके नहीं आती जैसे एग्जेक्टिव में या इसमें आपके यूपीएससी लेवल में उनमें आती है, पीसीएस एग्जाम में वो नहीं आती है। और जीके में भी अब स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है, हरियाणा है तो हरियाणा के रिगार्डिंग कुछ चीजें होगी, पंजाब है तो पंजाब का पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर उससे रिलेटेड हो गया, गुरुज कंट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर प्लेसेस, हिस्टोरिकल, वो स्पेसिफिक है, वो चीजें हो जाती है बेसिकली। इनमें लैंग्वेज का नहीं आता है भी, हिंदी का, पंजाबी का या इंग्लिश का नहीं आता है। जो मैंने यहाँ पे सिलेबस दिया है इसमें टीपीए ये हरियाणा में नहीं है, पंजाब में टीपीए है, हरियाणा में टीपीए नहीं है। और जो हरियाणा के अंदर का ये रेंट एक्ट है, पंजाब में पंजाब रेंट एक्ट है और हरियाणा में हरियाणा रेंट एक्ट है, प्रोविजन है वो सिमिलर, और टीपीए हरियाणा में नहीं है। इसके अलावा क्या है, सारा सिलेबस यही है एक्सेप्ट टीपीए एंड हिंदी पंजाबी, यानी दोनों का पैटर्न सेम हुआ। और ये प्लस ये जो मिला के 125 क्वेश्चंस आते हैं 500 मार्क्स के, विद नेगेटिव 1/4 1/5 मतलब है इसमें भी 1/5 नेगेटिव, मतलब आप अटेम्प्ट करते हो, रॉन्ग का इतना कट जाएगा, राइट का उतना मिल जाएगा, 0.80 कटेगा। ये वाला पार्ट रहता है। जितनी सीट्स आएंगी उनका 10 और 12 टाइम्स मेंस के लिए ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। 80 सीट लिखी है, 10 टाइम्स बन जाएगा, 800 स्टूडेंट्स को ले लेंगे, और 12 टाइम्स है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा हो गया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, ये वाला पार्ट है। वो 10 या 12 टाइम्स लिया मेंस में, फिर इंटरव्यू में उसका 3 टाइम्स है वो ले लेंगे, फाइनली वो सिंगल जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है कि जैसे ये जो मार्क्स बन जाते हैं ऐसे मेंस का, ये वाला पोर्शन है, तो इसमें जनरल के लिए एग्रीगेट मतलब 50% होने चाहिए, मतलब 50% आप मान के चलो एग्रीगेट। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो 33% है, एग्रीगेट में 50% है। पासिंग मार्क्स आप ये मान के चलो ये है, ये नहीं कि आपको 70 आ गया पास, इंडिविजुअल तो हो बट एग्रीगेट में कम रह जाएंगे। रिजर्व कैटेगरीज हैं वहां पे ये 45% चाहिए, जैसे हरियाणा है 900 नंबर बन जाएंगे,
200 ईच के 4 हो गए और 100 का ये हो गया। तो 450 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद में डिपेंड करेगा मेरिट। तो वो मेरिट हो सकता है 450, हो सकता है वो 470। 10 टाइम्स कहाँ पे रुकते हैं उसके रिगार्डिंग। और रिजर्व कैटेगरी में वही 405 से शुरू हो जाएगा जो क्राइटेरिया से उसके रिगार्डिंग। सेम वे वहां पर भी पंजाब में भी हो जाएगा उसके रिगार्डिंग। वहाँ फोर्स, क्योंकि ये 150 और 50 नंबर एक्स्ट्रा हुए तो 25 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 475 हो जाएगी वो कट ऑफ वहाँ पे। उसके अलावा मेरिट वाला पॉइंट बनेगा इस तरीके से। तो ये मेंस वाला जो पार्ट है, ये चीजें भी आप जैसे अब क्लास में लिखते करते हो और जैसे यहीं से वो चीजें स्टार्ट होती हैं कि अभी तक एलएलबी में आप 100 नंबर का 3 घंटे में लिख के आ रहे हो, या 200 नंबर का 3 घंटे में लिखना है। बात समझे ना मेरी? ये नहीं कि वहां 6 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर है तो 200 नंबर भी आपको, और लिख के भी उसी रेशो में ही आना है। मतलब आपको पहले दिन से कुछ चीजें, राइटिंग स्पीड स्किल्स है और वो चीजें करनी पड़ेंगी कि क्लास में डिक्टेशन चले तो उसके साथ में चलते रहो। अपने लेवल पर कोई पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व अनसॉल्व मिलते हैं, आपको सॉल्व अपने ले लो। जो सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ घर पे जाके उसको देखो, टॉपिक रिवाइज करो, उसका कौन सा क्वेश्चन आया हुआ उसको उठा के देखो। साथ साथ में चलोगे सब्जेक्ट कवर अप होता जाएगा। बाय द टाइम 6-8 महीने निकल जाएंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप उसके लिए रेडी रहोगे। ठीक है, तो मतलब जिस दिन से फर्स्ट डे से ही आप अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी मनी लगा रहे हो, तो वो चीजों को शुरू से उस तरीके से आप कर लो जैसे उसके रिगार्डिंग। तो वो चीजें इसमें कवर अप जैसे होंगी, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो सिलेबस इसलिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब मैंने क्यों बोला, जैसे अब इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो भी 200 नंबर, इसमें 3 है बट ये तीनों बड़े हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें जो कस्टमर लॉ वो तो छोटा सा ही है, अदरवाइज ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लिमिटेशन या रजिस्ट्रेशन छोटे सब्जेक्ट्स हैं। मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ है ये बड़े हैं। अभी इसमें हिंदू लॉ है वो एक मेजर सब्जेक्ट बन जाता है ऐसे उसके रिगार्डिंग। हिंदू लॉ इम्पोर्टेंट इसी रीजन से है कि उसकी एंट्री केसेस काफी सारी हो जाती है। ठीक है, ये एक मेजर मैंने उस तरीके से आपको एक डिवाइड करके दिया है। अब इसी में हमने आगे चलना है। अब इस पार्ट को ही मैंने फैमिली लॉ ये वाला पॉइंट बोला, बाइफिकेशन हो जाती है ऐसे। तो फैमिली लॉ क्या है, ये हिंदू लॉ, मतलब इसमें हम पॉइंट बोले तो पर्सनल लॉज का पार्ट है। पर्सनल लॉज का कि भाई पर्सन टू पर्सन के रिलेशंस हैं उनको ये प्रोवाइड करता है भी कैसे वो मेंटेन किए जाएंगे। हिंदू लॉ प्लस कस्टमरी लॉ। ठीक है, ये वाला पार्ट है यहाँ पे, हिंदू लॉ प्लस कस्टमरी लॉ, ये टॉपिक है जिसको हमने करना है। अब मुस्लिम लॉ क्या है कि बेसिकली इसमें भी कुछ एक एक्ट्स हैं, अदरवाइज ये भी काइंड ऑफ मेजर कस्टमरी लॉ ही है इसमें। अब हम इस पॉइंट को जैसे बेसिकली डिस्कस करेंगे। हिंदू लॉ, अब जो बेयर एक्ट है सबके पास में, बेसिकली क्या है, इसको मतलब डिवाइड किया गया है 4 मेजर एक्ट्स में। ये 4 एक्ट्स हैं आपके जो उसमें बेयर एक्ट्स में दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर जैसे उसमें हमने सिलेबस में डिस्कस करे थे, यहाँ पर भी ये 4 एक्ट्स हैं। इन 4 एक्ट्स वाला पार्ट है, इन 4 एक्ट्स में भी थोड़ा सा एक क्राइटेरिया और आगे चला जाता है ऐसे इस तरीके से कि जैसे हम बात करें इसमें मेजर तो ये है HMA HMG हो गया, हमा हो गया, HSA हो गया। अब हिंदू मैरिज एक्ट इनके फुल फॉर्म है और ईयर्स एंड से आपके बेयर एक्ट के जैसे मेन जो हेडिंग है उसके साथ में मेंशन किया ही हुआ है, वो पार्ट आ गया। अब इनमें भी क्या है कि जैसे जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसको फर्दर जैसे कुछ एक्ट्स के साथ में रीड करना पड़ता है। वो है स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्लस
इसमें आनंद मैरिज एक्ट है, 6 के ऊपर अप्लाई होता है सिमिलर से प्रोविजन इनके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवीए शॉर्ट में बोलते हैं ऐसे, ये एक्ट भी इसके साथ में रिलेटेड है। ये छोटे छोटे एक्ट हैं, ये रेफरेंसेस ही हैं इनके, ज़्यादा डीप नहीं है, मेजर हमने उसी को रीड करना है, साथ में इनको जैसे थोड़ा थोड़ा रेफरेंसेस आते रहेंगे ऐसे इसके रिगार्डिंग। और जैसे वो पार्ट था ना इसमें, इनमें जब मेंस होता है ना, आपको इसके बेयर एक्ट्स वहाँ पर मिलते हैं, जो आपके पास बेयर एक्ट है ना, ऐसे बस कमेंट्स नहीं होते हैं, अदरवाइज वो बेयर एक्ट वहाँ पर मिलता है आपको। ये एक्ट इसमें हो गया। अब हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, तो इसके अंदर क्या है कि इसमें है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, ये इसके साथ में रीड होता है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ये वाला पार्ट भी है, इवन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है। तो इन दोनों के साथ में कंबाइंड रीडिंग में क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये 2015 का है। जैसे इस एक्ट का नाम है कि हिंदू अडॉप्शन, तो मतलब अगर किसी हिंदू को अडॉप्शन वगैरह करनी है तो इस एक्ट में करेगा, बट अगर कोई और रिलीजन को पर्सन बिलोंग करता है तो वो इस एक्ट में करेगा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने सेक्युलर प्रोविजन प्रोवाइड किए हुए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। इसको इनके साथ में कंबाइन क्यों कर दिया कि जुवेनाइल जस्टिस है तो जुवेनाइल कौन होगा वो वाला पार्ट भी है, प्लस इसमें क्या है कि इंडिया से आउट ऑफ इंडिया कोई अडॉप्शंस रहती हैं तो वो इस एक्ट से डील होती हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो इसी से भी डील करता है इसके रिगार्डिंग। तो ये एक्स्ट्रा एक्ट्स ये इसके साथ में भी आ रहा है। जो ये है इसमें क्या है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 का। इंडियन सक्सेशन एक्ट भी वैसे सेक्युलर प्रोविजन वाली बात ही है, वहां पर भी ये भी उसी तरीके से अप्लाई होता है इसमें। और जब कोई मैरिज इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस हुई हो इस एक्ट के अंदर, इसमें तो करेंगे दो हिंदू मैरिज, हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख, तो ये एक्ट अप्लाई होगा। जब एक हिंदू एक मुस्लिम को मैरिज करेगा तो ये एक्ट अप्लाई होगा। जब ये एक्ट अप्लाई होगा तो कल को उनकी डेथ होती है तो उनके बच्चों के पास या उनके स्पाउस के पास प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, तो इससे पता लगेगा। इसलिए ये चीजें, तो कहने को एक नाम था, एक में चार निकले, चार के साथ ही थोड़ी चीजें और भी एक्स्ट्रा भी होगी, जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये रेफरेंसेस आएंगे ऐसे इसके साथ में। अब कहने को तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं तो क्यों पूछा, उनको जाए कौन बोले भी क्यों पूछा, तो पूछेंगे जैसे। इवन ऐसे टॉपिक भी हैं, जैसे इसी चीज से हम चले, मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो इश्यू राइज होता है कि उसमें जैसे मैरिज वर्ड है, मैरिज जो वर्ड है एक सैंक्टिटी के बेस पर होता है। सैंक्टिटी कैसे कि जैसे सेरेमनीज होती हैं, तो मैरिज का स्टेटस बिना मैरिज के अगर कोई इकट्ठा रहता है तो प्रिजम्पशन ही नहीं कह सकते कि वेदर दे आर मैरिड और नॉट, क्योंकि कितने सारे राइट्स लाइबिलिटीज है वो वर्ड मैरिज के कारण ही आते हैं उसके अंदर, तो वो पार्ट है उसके साथ में रिलेटेड है। अब इसमें ही जैसे क्योंकि पिछले कई सालों में जजमेंट्स भी ऐसी आई हैं, जजमेंट्स के कारण एक जजमेंट कुछ हटके आती है, उसके कई रिप्रिकॉशंस भी होते हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं इससे उसमें। तो उनमें पार्ट क्या रहता है इसके रिगार्डिंग कि जैसे सेम जेंडर मैरिज, whether two males whether two females can marry, ये आप लोग सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी के अंदर ही ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, हो सकते हैं जैसे whether a man can marry a man, whether a female can marry a female. 377 है, रीजन वही आएगा, 377 was declared unconstitutional when there is a consensual relations between the same gender. वो जजमेंट आई तो अगला इश्यू रहता है, अच्छा भी कंसेंशुअल है फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो पनिशेबल नहीं है, तो अलाउड है
अलाउड है तो उसी का अगला क्वेश्चन ये राइज होगा वेदर दे कैन मैरी, ये भी क्वेश्चन राइज होता है। तो अब उसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, ये वाला पार्ट भी है। तो ये चीजें क्या है, ये चेंजिंग ट्रेंड्स और उनका पार्ट होता है, ऐसे उनसे ये चीजें राइज होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमें मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे देखनी पड़ती है। ऐसे कोई क्वेश्चन की क्या, कोई जैसे एक पर्सन है, एक मैन एंड वुमेन, दे आर रिजाइडिंग लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, और काफी लंबे सालों से ही रह रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो अब क्या उनको हम हस्बैंड वाइफ मान लेंगे? इशू भी आता है ऐसे उसके रिगार्डिंग। तो ये चीजें क्या है, इस परस्पेक्टिव से देखी जाती है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया एक अलग हो गया ना ऐसे उसके रिगार्डिंग, तो इस तरीके से चीजें हमें उनको देखना पड़ता है, वो चीजें इस तरीके से आगे आगे आएंगी उसमें। अब ये तो चार ही है बेसिक। पानी और लेके आना। पहले पानी ले आओ, हाँ वो ले ग्रीन टी ले आना। ठीक है, ये वाला पोर्शन जैसे इस तरीके से है। अब इवन हिंदू सक्सेशन एक्ट को हमने यहाँ पे सिंपल मैंने इतना ही लिखा है अभी तक। अब इसमें थोड़ी सी डिवीजन अगर हम बात करें कि जो मैरिज वाला पॉइंट है इसमें एचएमए के रिगार्डिंग, एचएमए में क्या है कि इसमें मैरिज के रिगार्डिंग लीगल पर्सपेक्टिव एंड लीगल प्रोविजंस है वो दिए हैं। इस तरीके से कौन मैरिज कर सकता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन, क्या कंडीशन है, अगर कंडीशन को वायलेट करते तो क्या होगा, अगर मैरिज ओके है फिर मैरिज के अंदर उन पार्टीज के क्या राइट्स हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं, प्रॉपर्टी को छोड़ के उसके अलावा भी क्या कोई राइट्स हैं कि नहीं उनके रिगार्डिंग। तो वो मैरिज के जो रिलेशन के कारण एक सिचुएशन अराइज हुई है, उसके कारण उनके राइट्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है इसमें। जिस टाइम ये एक्ट्स पास किए गए उससे पहले सारा हिंदू लॉ भी गवर्न होता था कस्टमरी लॉ से। 55-56 के एक्ट्स हैं वैसे सारे के सारे, पहली बार तब बने। तो उस टाइम पर भी जब ये लॉ बने तो इनको एक जनरली वर्ड हिंदू कोड बोला जाता है जैसे उसके रिगार्डिंग। हिंदू कोड इसलिए क्योंकि इन्होंने मेजर जैसे बात करो मैरिज, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एंड सक्सेशन, मेजर जो एरियाज थे उनको कवर अप कर लिया इन्होंने। उनसे वो डील करते हैं ऐसे, तो वो लॉ बता देंगे, रूल्स बता देंगे, भी ये रूल्स के कारण ये पार्ट जैसे इस तरीके से रहेगा ऐसे इसमें। तो इसलिए इसको हिंदू कोड बोला गया। फिर ये राइट्स मिले। तो एक तरीके से क्या है कि डिवोर्स का कंसेप्ट हिंदू लॉ में था ही नहीं। एक दूसरा क्या है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी। क्या कहना चाहेंगे पैट्रियार्किकल सोसाइटी से रिलेट करके, क्या में नहीं निकलता? पैतृक भी, और हाँ पुरुषवाद, मेल डोमिनेटिंग, मेल डोमिनेटिंग वाला पार्ट था। भी उसने अगर वाइफ को छोड़ दिया तो वो डिजर्शन, बस वो खत्म, मैरिज भी खत्म मान लो जी, कोई डिक्री की जरूरत नहीं, वो मान लिया। वो है अब आगे प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेल के अंदर रहेगी। तो पार्टनर्स कौन होंगे, अकेले मेल होंगे। फीमेल्स है उनको राइट नहीं, ये वाला पार्ट हो गया। मैक्सिमम मैक्सिमम कोई लॉज बनी तो उनको मेंटेनेंस के राइट मिले, मतलब सक्सेस, उनको एक उत्तराधिकारी कह लो नहीं माना गया, लीगल एयर माना ही नहीं गया भी उनको प्रॉपर्टी मिले, मतलब एक वेदर अ फीमेल कैन होल्ड अ प्रॉपर्टी, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं रख सकते प्रॉपर्टी, इसी बात पर बात ही खत्म। तो वो जो मतलब पुराना पॉइंट हम बोले कस्टमरी लॉ में भी, हाँ मैरिज हो के दूसरे घर में जाना, प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है, प्रॉपर्टी तो वहां पर मेंटेनेंस मिल जाएगी। प्लस मैरिज के रिगार्डिंग भी कि वंस अ मैरिज ऑलवेज अ मैरिज का कंसेप्ट उसके साथ में भी था। डेजर्ट कर दिया बस, वो वाला पॉइंट तो मतलब वो चल रही थी ना मेल डोमिनेटिंग, और वो वाला पार्ट है। तो इन एक्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं वो राइट्स दिए गए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आए। तो वो जो आर्टिकल 14 है उस चीज को पिकअप किया गया, इक्वालिटी उसको उस तरीके से अप्लाई भी किया जाए। ठीक है, तो उस तरीके से लॉज को अप्लाई किया गया सारे का सारा। पानी ले आना अभी, वो चेयर भी उठा लो उधर से बैठने वाली दूसरी ना, बड़े वाली है तो।
चलो, तो वो सारी की सारी बातें जैसे उसमें रिलेट होगी ना उसके रिगार्डिंग, उनके कारण ही फर्क क्या पड़ गया उसमें। अब बेसिकली मतलब आप मैरिज वर्ड है, मैरिज के अंदर क्या है, कंडीशंस ऑफ मैरिज दे दी गई, एज वाला क्राइटेरिया जैसे वो अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर कि ये एज होनी चाहिए। उससे पहले क्या था, चाइल्ड मैरिज में चल रही थी, ये वाला पॉइंट भी हो गया। फिर अकेला हस्बैंड के पास राइट थे भी छोड़ छोड़ दे, डिजर्शन वाला पॉइंट। इसमें डिवोर्स के राइट दे दिए गए। एक तरफ हम उसको सैंक्शन मान रहे थे, वंस अ मैरिज ऑलवेज अ मैरिज, भी एक बार होगी तो वो कितने जन्म का बंधन है, 7 जन्म का। अब यहाँ पे वर्डिंग डिवोर्स आ गया, डिवोर्स के ग्राउंड्स दे दिए, अकेले वाइफ के लिए भी ग्राउंड्स दे दिए और दोनों के लिए भी दे दिए। फिर दूसरा स्पाउस है वो गलती करेगा तो दूसरा जो फर्स्ट स्पाउस एग्रीड पार्टी वो मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है। तो मतलब पॉइंट क्या आ गया उनसे निकल के, क्योंकि देखो और पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं सती प्रथा भी चलती थी, तो सती प्रथा से निकले तो फिर राइट्स नहीं थे, राइट्स दिए गए, फिर थोड़े से राइट दिए गए मेंटेनेंस तक के, फिर उससे निकले फिर एक थोड़ा लीगल एयर वहां पर तक आया, फिर वो डॉटर्स को कुपासना नहीं, फिर डॉटर को कुपासना अब जाके 2005 से बनाया। तो क्या है, प्रोसेस नहीं चल रही है सारी की सारी, ये प्रोसेस सारी की सारी लॉ के थ्रू ही निकली है ना, लॉ के थ्रू ही चल रही है सारी प्रोसेस, लॉ बनी तो वो राइट्स मिल रहे हैं। तो ये कंबाइंड मतलब मैरिज से भी नहीं है, ये सक्सेशन से रिलेटेड राइट्स भी है। तो लॉ हमेशा एवर चेंजिंग ही है, ये चेंज होता रहता है सोसाइटी के साथ में, और सोसाइटी चेंज होगी तो लॉ भी चेंज होगा। तभी तो इश्यू है ना कोपार्सनर और ये सारे के सारे पॉइंट है। अगर सोसाइटी आज से 100 साल पहले वाली होती तो अब हम इन चीजों की बात क्यों करते। रीजन वही हो गया जैसे कि इसमें मैंने ये वाला पॉइंट बोला, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाला, ऐसे ये है। तो पॉइंट वो हो गया कि 498 ए क्या था अभी इसमें आईपीसी में, कुछ आइडिया है? हाँ, क्रुएलिटी वाला पार्ट है, हाँ, फिजिकल क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी जैसे उसमें। अब ये जो क्या ओरिजिनली पार्ट था उसका आपके आईपीसी का, ओरिजिनली नहीं था, ठीक है, वो हुआ एक। दूसरा हम बात करें कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई फिजिकल क्रुएलिटी, मारना पीटना कुछ कर रहा है, तो रूटीन में जैसे सोसाइटी में क्या वर्ड बोला जाता है उसके रिगार्डिंग, क्या पनिशमेंट होती थी जैसे उसके रिगार्डिंग, एज सच इमोरल बोल दिया जाता है मैक्सिमम बस। इलीगल वर्ड तो नहीं था ना उसमें, क्योंकि इलीगल होते वो पनिशमेंट बन जाती है। इमोरल होने पे क्या है, बस वो बोल दिया एक बार भी अगले को, थोड़ा सा बस वहां तक है, शर्मिंदा है तो है, नहीं है तो नहीं है, अगला बेशर्म है तो फिर वो शर्म भी नहीं है, फिर शर्मिंदा भी नहीं है। तो वो इमोरलिटी तक की बात थी। 498 ए में जब उसको ऑफेंस बना दिया, उसके बाद में अगर पिटाई की और वो चली गई वाइफ थाने, फिर अरेस्ट भी करवा सकती है। अब यहाँ पर तो वर्ड आ गया मैरिड, उससे अगला इश्यू ये आ गया कि अगर जैसे ये वाला जो पॉइंट हम बात करें कि विद इन फैमिली कुछ वायलेंस हो, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसीलिए बना दिया गया। तो हमेशा एवर चेंजिंग के कारण ही बन रहे हैं ना, तो उसमें तो इसीलिए ये जो एरिया रिलेट होता है वो एरिया के हमें एक्ट्स का कुछ पोर्शन है वो हमें पढ़ना पड़ता है। अब पॉइंट वही है कि जैसे कंसेप्ट ऑफ लिव इन है, लिव इन का क्या कंसेप्ट है, क्या बेसिक डिफरेंस है मैरिज के साथ में, क्या दोनों एक ही बात है? लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज एक ही बात है? सुना हुआ जैसे कुछ वर्ड तो ये क्या है, कुछ सुना क्या, लिव इन क्या है? बिना शादी के इकट्ठे रह रहे हैं, जैसे लिव इन वाला पार्ट हो गया। अब एक मतलब एक सिंपली, एक तो वैसे मतलब हो गया कि एक पीजीज वाला पार्ट है, हॉस्टल्स वाला पार्ट हो गया, एक तो वैसे वहां पर रह रहे हैं वो पार्ट, देन दूसरा हो गया लिव इन वाला पार्ट, तीसरा हो गया हमने एक इश्यू रेज कर दिया सेम जेंडर मैरिज वाला पॉइंट भी, रह तो तीनों में इकट्ठे रह रहे हैं, चौथा हो गया मैरिज करने के बाद में इकट्ठे रहना। अब रहना क्या साथ इकट्ठे रहना, सारी चारों बातें एक ही है? चारों में फर्क है, चारों के अलग अलग लीगल इम्प्लीकेशन है। जो हॉस्टल्स और वो है वो सिर्फ ओनली दैट इज मतलब रिजाइडिंग मेट्स वाला पार्ट है, अभी रूम मेट्स और हॉस्टल मेट्स और वहां तक की बात खत्म हो गई। जो लिव इन का पार्ट हुआ वहां पर क्या है कि मैरिज सेरेमनीज नहीं हुई,
सेरेमनीज नहीं हुई, बट दे आर लिविंग लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, ऑपोजिट जेंडर वाला पार्ट हो गया, दे आर लिविंग लाइक हस्बैंड. Then the question arises whether they will be deemed as a husband and wife for all the purposes. मेंटेनेंस मिलेगी क्या, सक्सेशन के राइट्स मिलेंगे क्या, उनके अगर बच्चे हैं तो उनका स्टेटस क्या होगा, उनके बच्चों को प्रॉपर्टीज में हिस्सा मिलेगा कि नहीं, ये इश्यूज अराइज होते हैं. जब ये मैरिज नहीं है तो मैरिज एक्ट इनकी बात ही नहीं करता. मैरिज वर्ड के पीछे क्या है, मैरिज वर्ड आएगा तब जब सेरेमनीज हो. एक मैंने सिंपल वो जो सेम जेंडर वाला पॉइंट बोल दिया. अब सेम जेंडर वाला वर्ड मैरिज में इम्प्लाइडली यही है कि देयर मस्ट बी अपोजिट जेंडर्स, अपोजिट जेंडर होंगे तो वर्ड मैरिज की बात आएगी. ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वर्ड यूज किया गया, और मैन एंड मैन या विमेन एंड विमेन तो नहीं है. वो क्राइटेरिया हो गया. मैन एंड वुमेन मतलब पॉइंट वही हो गया, मैन एंड वुमेन वाला पार्ट, बॉय एंड गर्ल की जो बात है, तो इम्प्लाइडली वो फिर जो बायोलॉजिकली वाला पार्ट हो गया उस चीज से भी रिलेट होती है. दैट मीन्स वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है. ये जो चीजें हैं ये पर्सनल रिलेशन के साथ में, पर्सनल क्यों, पर्सन टू पर्सन का रिलेशन उसके ऊपर डिपेंड कर रही है. तो जैसे ही सेरेमनीज होगी, इतना ही नहीं है कि बस वो दो के बीच में बस हो गया रिलेशन, वहां तक बात खत्म. अब उनके बच्चे होंगे, बच्चों के क्या राइट्स है वो पॉइंट आ जाएगा. बच्चों को मेंटेनेंस राइट मिलेंगे, बच्चों को सक्सेशन राइट्स मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की प्रॉपर्टी में सक्सेशन का राइट्स मिलेगा. अगर XYZ रीजन से अलग रहने लग गए, एक के पास अर्निंग है दूसरे पास अर्निंग नहीं है, तो एक दूसरे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. ये जो सारी चीजें, बच्चे हैं अलग अलग रहने लग गए, दोनों कह रहे हैं मेरे पास रखो मेरे पास रखूंगा ऐसा बोल रहे हैं, तो कौन रखेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, लॉ के थ्रू करेंगे. ये सारी चीजें फिर वर्ड मैरिज के कारण उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे वो राइट्स निकलते हैं, वो सारों से ये एक्ट्स डील करते हैं. इसलिए हमें इन एक्ट्स को पढ़ के डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट में क्यों जाते हैं, भाई ये मेरा राइट ऐसे बनता है, ऐसे डिसाइड करो, ये वाला पर्पस है. इस तरीके से उन राइट्स को जो इंटरप्रिटेशन है वो इन एक्ट्स के अंदर दी गई है सारी की सारी. मेजरली ये वाले टॉपिक्स हैं ऐसे जिनसे चीजें रिलेट होती हैं, क्योंकि इनमें हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ मैरिज. क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं जा रही, ऑनलाइन में ऑडिबल है कि नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है. कर देते हैं इसमें. You are currently the only person in this conference. ठीक है, आ रही है. सेक्शन 5 एक बार उसको देखना, हिंदू मैरिज एक्ट का. डायरेक्ट है सबके पास में.
सेक्शन 5 एक बार उसको रीड करना। Conditions for a Hindu marriage. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled in. First, neither party has a spouse living at the time of the marriage. Second, at the time of the marriage, neither party is giving a valid consent to it. Consequence of unsoundness of mind or though capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the propagation of children, or has been subject to recurrent attacks of insult. थर्ड वन, यस। Bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of the marriage. The parties are not within the limits of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of the marriage between the two. Parties are not supplicants of each other unless the custom or usage governing each of them permits of the marriage between the two. तो अब इसमें पॉइंट क्या है, 5 कंडीशन दे दी इन्होंने। 5 कंडीशन के अंदर क्या है उन्होंने, अब जैसे चाइल्ड मैरिज वाला कंसेप्ट था ही नहीं पहले, तो एज का कोई क्राइटेरिया भी नहीं था। इवन आप ये कहो कि इवन कुछ ट्राइबल या कुछ बैकवर्ड एरिया में आज भी चाइल्ड मैरिजेज चलती हैं। छोटे बच्चे हैं घर में, सभी की मैरिज कर दी, वो बाद में वर्ड मुकलावा यूज करते हैं। जब बड़े हो गए, मेजर हो गए, तब वो बेटी अपने ससुराल तब चली जाएगी, तब वो छोटा फंक्शन होगा, एक बड़े फंक्शन में मैरिज करके छोड़ दी। ये ऐसे सिचुएशंस होगी। तो एज वाला कोई इश्यू नहीं था, बस नजदीकी रिलेशंस में मैरिज नहीं करनी, ये क्राइटेरिया होता था, ऐसे वो अप्लाई करते थे। अब अनसाउंडनेस वाला पॉइंट है, उसको भी अप्लाई किया है कि दोनों पार्टीज हैं फिट एंड फाइन होनी चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली। अब इसमें क्या है कि जैसे ये कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें उन्होंने बेसिकली 5 कंडीशंस बोली हैं। नो स्पाउस लिविंग, fit mentally and physically, then age boy and girl की इसके अकॉर्डिंग 18, 21 and not in prohibited or spinda to each other। ये 5 कंडीशन इन्होंने बोल दी। इन्हीं 5 कंडीशन के कारण ही अगला टाइप ऑफ मैरिज, अगर सारी कंडीशन फॉलो की गई हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मैरिज वैलिड होती है। दूसरा, अगर 5(2) को वायलेट किया गया, फिट वाला पार्ट, तो इस सिचुएशन में इसको वॉइडेबल में डाला गया। 5(2) प्लस अदर कंडीशंस भी है इसके साथ में, कुछ और चीजें वो जब डिटेल में करेंगे तब अपना डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है कि ये वॉइडेबल में चला जाएगा। वॉइडेबल है सेक्शन 12 में। प्लस एक स्पेसिफिकली क्या है, वॉइड मैरिज है। वॉइड मैरिज के अंदर क्या होगा कि अगर वो 5 का क्लॉज 1 है या 5 का क्लॉज 4 एंड 5 है, इनको वायलेट किया, अभी पहले से मैरिड है, स्पाउस है, तो दूसरी मैरिज उसके जिंदा रहते की तो वॉइड मैरिज होगी, उसको बाइगेमी बोलेंगे। और वो आईपीसी में पनिशेबल था, भारतीय दंड संहिता उसमें भी पनिशेबल है। नजदीकी रिलेशन है, प्रोहिबिटेड रिलेशंस हो गए, चाचा बुआ मामा तायार मासी, इनमें मैरिजेस नहीं करनी, वो पनिशेबल भी है और वॉइड मतलब वो मैरिज ही नहीं मानी जाएगी, मैरिज ही नहीं माना जाएगा। अब ये चीजें क्या कस्टमरी से निकली है, स्पिंडा, एक ही दादे के एक ही परदादे के पोता पोती हैं, इस टाइप की जो चीजें आपस में, तो दोते हैं एक ही नाना के दोता दोती हैं, जैसे इस तरीके से वो स्पिंडा में फॉल करती है, वो इसमें भी फॉल करती है, ओवरलैपिंग है ये चीजें। मतलब जो नजदीकी रिलेशन जिनको आप मामा मासी कजन ऐसे इस टाइप के बोल रहे, तो उनमें मैरिजेस करोगे, उनका स्टेटस है वो वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा। ये सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है, वॉइडेबल सेक्शन 12 में प्रोवाइडेड है। कंडीशंस प्रॉपर हो तो वैलिड है मैरिज, कोई इश्यू नहीं है। वैलिड मैरिज है, सारे राइट्स मिलते हैं। अब जैसे इनके नेम बता दिए वॉइडेबल के और वॉइड के, उसी तरीके से इनके कंडीशंस वाला पॉइंट है, वो चीजें अप्लाई होती है।
डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस इसके अंदर डिसोल्यूशन में अब बेसिकली क्या है कि डिवोर्स थ्योरीज है, फॉल्ट थियोरी है, विल थियोरी है, कंसेंट थियोरी है। फॉल्ट में क्या होता है, दूसरा स्पाउस गलती करे, मार पिटाई करते हैं, डेजर्ट कर दिया, तो कितना लंबा खींचेगा, वो डिवोर्स ले लेगा। क्रुएलिटी करेगा, उसमें वो डिवोर्स ले लेगा, जैसे ये पार्ट आ जाएगा। घर छोड़ के चला गया, 7 साल से लापता है, तो कोर्ट से डिक्लेयर करवा लेगा। ये ग्राउंड अभी एक सही है, दूसरा गलत है हस्बैंड वाइफ में से, तो फॉल्ट थ्योरी वाला पार्ट अप्लाई हो जाए। विल थ्योरी क्या है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि भी डिजर्ट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया भी आज से वाइफ नहीं है, ऐसा तो वो पहले होता था, आज की डेट में नहीं है। बट मुस्लिम लॉ के अंदर क्या है, एक तलाकुल सुन्नत करके है, उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को अभी भी विशेष के बेस पर डिवोर्स दे सकता है, तो उसमें अप्लाई होता है ऐसे इसके रिगार्डिंग। तो हिंदूज में विल थियरी अप्लाई नहीं होती है। कंसेंट थियरी में दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनका कंसेंट होता है, भी हाँ भी मैरिज अपने खत्म कर देते हैं, दोनों ही खत्म करना चाहते हैं, तो ये कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट की एप्लीकेशन अलग अलग, या एक के ऊपर दोनों साइन कर दे, हमने खत्म करनी है मैरिज, कंसेंट हो गया, मैरिज खत्म हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो ये चीजें, वर्ड मैरिज आया तब हम डिसोल्यूशन लीगल तरीके से बातें कर रहे हैं ना, ये वाला सारे का सारे। इसमें भी आगे फर्दर क्या, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज में क्या है, दोनों पार्टीज की ही गलती है, दोनों की गलती है, तो फिर जो गलत होता है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। अब कहने को हस्बैंड वाइफ है, रह रहे 10 12 15 साल से अलग अलग हैं, केस एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल कर रखे हैं, क्या हम उसको मैरिज बोलेंगे सही टर्म में? लीगली तो बोलेंगे हाँ भी मैरिज तो मैरिज है, बट क्या वो हस्बैंड वाइफ वाला और फैमिली वाली बात है वहां पर? कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है वहां पर। तो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर्स हैं इसके रिगार्डिंग। कोर्ट तो हमेशा कोशिश करती है मैरिज बची रहे, बट नहीं कर पाएगी, हालात ऐसे हो तो उसमें कोर्ट क्या कर लेगी, क्या कैसे समझौता करवा देगी उनके बीच में, उसको हम ब्रेक डाउन की इसकी बात करते हैं। मेंटेनेंस राइट्स, मेंटेनेंस राइट्स वाला पार्ट क्या है कि इसमें जो हिंदू लॉ के अंदर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के पास राइट है मेंटेनेंस के। अब एक इंडियन सोसाइटी के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो मतलब कि भाई क्या हस्बैंड अपनी वाइफ से पैसे लेगा, वाइफ की कमाई से खाएगा? अब वो चीज क्या है, ये जो बात है, ये बात कस्टमरी लॉ के अंदर रूट्स हैं इस चीज के। सोसाइटी थी तो ये थॉट है ना, सोसाइटी डेवलप होगी तो ये थॉट नहीं होगी कि क्या प्रॉब्लम है भाई, इसकी इनकम है, इसकी इनकम ही नहीं है, तो मेंटेनेंस ले लेगा, जिस दिन इनकम होगी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली एंड लीगली देखें तो ये बात सही है, बट जब अब हम उस माइंडसेट से देखें भी हस्बैंड को मेंटेनेंस, अच्छा वो मेंटेनेंस लेगा, अच्छा क्योंकि वो रीजन क्या है, सोसाइटी में उसको उस तरीके से बोला भी जाएगा, ये वाला पार्ट है। बट लीगली उसको राइट दे दिया गया है यहाँ पे, व्हेन ही इज अनएबल टू मेंटेन, when she is unable to maintain, other party has a source of income, this party doesn't have the source of income, वो पार्ट आ जाएगा। तो इक्वालिटी को यहाँ पर भी तो अप्लाई किया, जैसे इक्वालिटी को हमने डिवोर्स वाले में अप्लाई कर दिया, पहले अकेला हस्बैंड करता था डिसॉल्व, तो अब यहाँ पे वाइफ भी डिसॉल्व कर सकती है, स्पेशल ग्राउंड और वो चीजें आ जाएंगी, तो उस पॉइंट के ऊपर है। अब इसमें जैसे ये चीजें थी, इसमें क्या है कि जब हम एक सिंपली वर्ड बोलें वीकर सेक्शन इन सोसाइटी, क्या माइंड में आएगा, क्या नाम आएगा, कौन सा ग्रुप ऑफ सेक्शन ऐसा कुछ आएगा? एक फैमिली क्या करें, सोसाइटी के अंदर काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, मेल पर्सन है, माइनर मेल पर्सन भी है, माइनर फीमेल पर्सन भी है, विमेन ऑफ एनी एज भी है, ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज पेरेंट्स भी, ग्रुप्स हो गए ना काफी सारे। अब हम पर्सपेक्टिव से देखें तो इनमें हम वीकर सेक्शन कौन से को बोल सकते हैं?
women and children. अब ये चीज जो women and children वाला, चिल्ड्रन है वो बीइंग माइनर वाला पॉइंट है, उन्हें कुछ नहीं पता, वो वाला पार्ट है, उस रीजन से वीकर बोल दिया. विमेन को क्योंकि सोसाइटल पर्सपेक्टिव के कारण उनको घर का काम करना वाला पॉइंट जो एंशियंट व्यू था, तो जब वो घर का काम वाला पार्ट है तो अर्निंग नहीं कर सकते, तो वीकर है, अभी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर. ये वाला पॉइंट आ गया ना, वहीं से चीजें निकलती है. उसी रीजन से इसके अंदर भी उनको स्पेशल राइट्स भी दिए गए थे, अभी भी हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर. वो राइट्स उसी कारण से भी बराबर लाया जाए, लेवल प्लेइंग होना चाहिए, बराबर में राइट्स रहने चाहिए, ऐसे वो वहां पर दिए गए. और यही चीज ही उसमें अपने मेंटेनेंस में भी निकल के आती है, ये वाला पार्ट भी. मेंटेनेंस हस्बैंड भी वाइफ से क्लेम कर सकता है. तो मेजरली मैरिज से ही ये राइट्स निकले ना सारे के सारे. मैरिज है तो एक दूसरे के अगेंस्ट राइट्स हैं, उनका स्टेटस है उसको हम चेक कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया आता है. अब यहां तक तो हम बात करें उन दोनों की आपस में बात. अब जैसे ही इशू मतलब चेंज होता है कि भी चिल्ड्रंस, मैरिज है तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है, वो वाला पॉइंट है, तो फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती. ये बेसिकली इसमें गार्डियनशिप की बात है. गार्डियनशिप है, अब उसमें ऑफ पर्सन भी हो सकती है और प्रॉपर्टी भी हो सकती है. प्लस जो गार्डियंस हैं इनके टाइप्स हैं. गार्डियन भी कितने टाइप के हो सकते हैं? नेचुरल है, टेस्टामेंट्री है, डी फैक्टो है एंड डी ज्योरे. जो डी ज्योरे वाला है इन्हीं को ही कोर्ट अपॉइंटेड भी बोलते हैं. ठीक है, कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है, इनको डी ज्योरे. अब लॉ बनी तो ये सारी की सारी चीजें इसमें रिलेट हुई, जैसे इसके रिगार्डिंग अर्लियर क्या था कि भाई जैसे हमने मेल डोमिनेटिंग बोला, तो सारे डिसीजन कौन लेगा? फादर. क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे होगा. इवन आप कंसेप्ट आप देखो अरेंज मैरिजेस का, उसके अंदर भी क्या होगा, कौन डिसाइड करता है बच्चों की मैरिज, क्योंकि वो चाइल्ड मैरिजेस थी, तो चाइल्ड कांट डिसाइड विद रिगार्ड टू हिज और हर वेलफेयर. तो बच्चे की मैरिज कहाँ होनी है, उसमें भी मेन कौन बताता, किसका डिसीजन चलता? फादर वाला पॉइंट ही हो गया ऐसे इसके रिगार्डिंग. तो इस रीजन से ऑलमोस्ट एक ही कंसेप्ट था, नेचुरल वाला प्लस जॉइंट फैमिलीज वाला पार्ट भी था, उसमें वो कर्ता वाला पॉइंट भी आ जाता है जैसे उसके रिगार्डिंग. तो उस कंसेप्ट को यहाँ पर क्या किया गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता कि भाई कस्टमरी लॉ में वो है तो वो उसकी चल गई, नहीं तो जॉइंट फैमिली बाय चांस कुछ एक्सवाइजेड मिस हैपनिंग होगी, फादर की डेथ हुई, तो घर का जो सबसे बड़ा मेल है वो बीइंग अ कर्ता, वो फिर क्या बन जाता है, डिफेक्टो गार्डियन. मतलब बाय द फैक्ट ऑफ नियरनेस, बिताया है, चाचा है, तो उसके कारण से वो सारे डिसीजन वही ले लेता. अगेन प्रिंसिपल तो वही अप्लाई हुआ ना, मेल डिसीजन हो गए वही चल रहे हैं. इस एक्ट के आने के बाद में ये टाइप्स वाला क्राइटेरिया हुआ, और इसी के साथ में हमने गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की बातें भी की थी, तो इसमें थोड़ा लीगल फॉर्मेटिंग और वो चीजें डाल दी गई सारी की सारी. अब नेचुरल के अंदर क्या है कि इसमें फादर, मदर एंड हस्बैंड एक रिलेशनशिप होता है, जैसे हम बात करें कंसैंग्विनिटी, क्या मीनिंग है इसका, रिलेशनशिप बाय कंसैंग्विनिटी का मीनिंग है अकेला, बेसिकली इसको ब्लड के साथ में रिलेट करेंगे. फिर अडॉप्शन के साथ में सेक्शन 12 है अडॉप्शन मिलनेस एक्ट का, तो अगर बच्चे को जन्म दिया तो बायोलॉजिकल हो गए फादर एंड मदर, तो नेचुरल गार्डियन हो गए, भी जन्म दिया है जो पेरेंट्स हैं. अडॉप्शन की है तो बाय लॉ हो गया, बट इफेक्ट वही हो गया एज इफ उन्होंने जन्म ही दिया, ये चीज होगी. दूसरा रिलेशनशिप है बाय एफिनिटी,
AFFINITY। एफिनिटी होता है मैरिज वाले रिलेशंस। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने हस्बैंड को बोल दिया नेचुरल गार्डियन, जिस टाइम एक्ट बना तब चाइल्ड मैरिजेज होती थी। माइनर वाइफ है तो उसका जो हस्बैंड है वो उसका नेचुरल गार्डियन बन जाएगा। अगर मेजर होगी, मेजर को जरूरत ही नहीं गार्डियन की। तो इसे नेचुरल में 3 ही टाइप दी गई है। बच्चा छोटा है कि कहीं दूध पीने वाला है, बिल्कुल उसको नर्सरिंग ज्यादा चाहिए 5 साल तक, तो फिर मदर के पास में उसकी रहती है कस्टडी टिल 5 इयर्स। जब तक सब कुछ सही चल रहा है तो इनमें लॉ को जानने की उस फैमिली या उसके हस्बैंड वाइफ को उनको जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है। बट इश्यू तब होता है जब डिस्प्यूट हो गया, सोसाइटी डेवलप हो चुकी है। वो वाला तो था नहीं कि भाई यही चलेगा, अभी फादर की चलेगी, उसने बोल दिया ना वही होगा। वो सिचुएशन तो रही नहीं। जब लॉ आ गई, डेमोक्रेसी है, डेवलप्ड सोसाइटी है, जब ये चीज आ गई तो हमें फिर लॉ की बात बराबर करनी पड़ेगी, इक्वालिटी की करनी पड़ेगी, और लॉ के बेस पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर उन चीजों को भी देखना पड़ेगा हमें। इसलिए तो ये लॉ बनाए गए हैं इसके रिगार्डिंग, कौन सी कैटेगरी में पर्सन फॉल करता है। अब उसमें अगर वो दोनों बराबर हैं फिर किसके पास जाएगा, ये पार्ट। उसमें भी क्या पता कुछ इश्यूज हों तो क्या पता बाय लॉ वाले के ऊपर हम किसी दूसरे को प्रेफरेंस दे दें, ये भी सिचुएशन हो सकती है। टेस्टामेंट्री हो गया बाय विल। फादर मदर की जैसे मैरिज नहीं हो रखी बच्चे की, फादर मदर ने एक विल बना दी, इन केस मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बाद ये बंदा इसका टेस्ट गार्डियन होगा, तो वो विल से ऑपरेट हुआ। विल के कारण उसके बाद में जो गार्डियन है वो संभालेगा, वो बन गया टेस्टामेंट्री गार्डियन। तो बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़ेगा से लेके बच्चे की प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो टेस्टामेंट्री गार्डियन डिसाइड करेगा। जब तक नेचुरल है प्रॉपर्टी के डिसीजन वो लेंगे, जब डेथ होगी टेस्टामेंट्री आ गया पिक्चर में, फिर टेस्टामेंट्री गार्डियन वही सारे फैसले करेगा, कौन से स्कूल में जाएगा, क्या स्टडी करेगा से लेके सारे डिसीजन है वो लेने, वो सारा काम फिर टेस्टामेंट्री गार्डियन करेगा। यहाँ पर डिफैक्टो का जो प्रिंसिपल है इसमें क्या है कि इन केस जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि फादर की डेथ हो गई तो फैमिली में उसका ताया है वो करता है वहां पे, वो नेचुरल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो डिफैक्टो में फॉल करेगा। जब तक एक्ट नहीं था तो उसका ताया उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जब प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ और काम करने हैं, तो वो सारे डिसीजन ले लेता था। जब एक्ट आ गया तो डिफैक्टो गार्डियन पालन पोषण तो उसका कर सकता है, रियरिंग अप कर सकता है, बट उस माइनर की प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट से पूछे हाथ नहीं लगा सकता। दैट मीन्स उसको इससे कन्वर्ट होके इसमें आना पड़ेगा। जैसे कोर्ट की परमिशन ले रहे हो, डीजोरे गार्डियन बन गया, डीजोरे बन गया, अब वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कुछ कर सकता है तो कोर्ट से पूछ के करेगा। कोर्ट पूछेगा बेचनी क्यों है प्रॉपर्टी, माइनर की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए और कोई पैसा है ही नहीं, कोर्ट अलाउ कर सकती है, हाँ भी इसी पर्पज के लिए। और अगर कुछ और पर्पज होगा तो भी कोर्ट में जो झूठ बोला है कल को उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी कैंसिल हो सकता है। ये चीजें आ जाएंगी। हो सकता है कि माइनर की प्रॉपर्टीज है वो कम बेनिफिट वाली हो, अलग अलग हो, उनको बेच के उसको कहीं और फायदे वाली प्रॉपर्टी दिलवाई जाए, कोर्ट से पूछ के करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या सेंट्रल पॉइंट क्या है, माइनर माइनर को पाला पोसा कैसे जाए से लेके उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डील किया जाए, ये एक्ट इसी काम से डील करता है, इतने से पार्ट से। बेसिक ये क्राइटेरिया इसमें, सारे सेक्शन ही 13 ही सेक्शन है, वैसे थोड़े से सेक्शन है इसके रिगार्डिंग। और सबसे लास्ट जो 13 नंबर है उसमें ही बोला गया वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो मतलब फादर मदर को छोड़ के उसके दादा दादी या नाना नानी को भी हम बच्चे की कस्टडी दे सकते हैं, नहीं भी आप पालो, इससे बाप से या माँ से नहीं पलेगा, ये भी बोला जा सकता है। ये प्रायोरिटी, ये लॉ लॉ पॉइंट ये कह रहा है। अगर हम कस्टडी में चले अभी माँ बाप के पास रहेगा और कहाँ रहेगा, जनरली तो हम यही बोलते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है। अगला है अपना ये एक्ट अडॉप्शन, इसमें 2 टॉपिक है, एक अडॉप्शन का एक मेंटेनेंस का। अगेन अडॉप्शन अपना उसमें आपके कस्टमरी लॉ में भी था, बट पॉइंट क्या है, अडॉप्शन को बेसिकली रिलेट इस तरीके से करते थे, पैट्रियार्किकल सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, सिर्फ मेल मेंबर को अडॉप्ट करना है और मेल मेंबर को भी नियर वन से अडॉप्ट करना है,
और एक तरीके से वो खुद का वारिस कह लो या प्रॉपर्टी का वारिस कह लो, वो पर्पस था उसके अंदर। इस एक्ट के अंदर बेटा या बेटी दोनों को अडॉप्शन करने के जो प्रोविजन है वो दे दिए गए। पहले वाले में क्या होता था, सिर्फ मैरिड पर्सन जो उनके इश्यू नहीं है तो फिर जो अकेला हस्बैंड है उसकी चलेगी। नए एक्ट में बोल दिया हस्बैंड वाइफ दोनों की चलेगी, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज भी हस्बैंड वाइफ एक अनसाउंड माइंड हो गया वगैरह वगैरह, ऐसी सिचुएशन ना हो गई। तो लॉ में क्या हुआ, फिर उसको इक्वल ले आए फीमेल को भी। फैमिली है, फैमिली को मतलब एक जो कॉन्टिन्यूटी वाला क्लॉज नहीं है, तो उसको हम लीगल फिक्शन के थ्रू उसको फैमिली को पूरा कर रहे हैं बच्चों को लाके। अडॉप्शन से आएंगे वहां पे बेटा या बेटी जो भी आएगा तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, ये वर्डिंग आएगी। तो उसको हमने लीगल वे से इसके अंदर किया। उसमें कस्टमरी के अंदर जो कस्टमरी चीजें हैं उनमें तो ये भी होता था कि जैसे मान लो बेटी है बेटा है ही नहीं, तो पर्पस क्या था, बेटे को अडॉप्ट करना है, तो अब वो दोहते को ही वारिस बना लिया, ऐसे घर जमाई अपने घर पे बिठा लिया अपने दामाद को। रीजन, प्रॉपर्टी का कोई वारिस और कंटिन्यूटी वाला पॉइंट, जैसे इस तरीके से। तो वो चीज इसमें क्या है कि बेटी है अब बेटा अडॉप्ट कर लो, ये ऑप्शन भी आ गए। उसमें एक अलग कंसेप्ट था, इसमें एक लीगलाइज फॉर्म में एक अलग कंसेप्ट लेके आ गए, उसमें सारे राइट्स उस तरीके से दे दिए। तो इसमें अगर अकेला वर्ड हम अडॉप्शन की बात करते हैं तो इसमें वर्डिंग आए थे कि who may be adopted, who can adopt, who can give in adoption। 3% तो हो गए ना, गिवर टेकर, एक जो एक फैमिली से दूसरी में जाएगा, 3% हो गए। तो इन तीनों की कंडीशंस बता दी इसके अंदर, और कंडीशंस के अंदर लीगल फॉर्मेट को फॉलो कर लिया गया कि भाई जैसे अडॉप्शन वगैरह करनी है तो उसके अंदर जो बेसिक रूल्स है वही चलेंगे कि भाई जिसके बेटा बेटी नहीं है तो बेटा बेटी अडॉप्ट कर लो, बट एक एक, ये नहीं कि 2 या 3 या 4, ऐसा कुछ नहीं। बेटा है बेटी नहीं है, अकेली बेटी अडॉप्ट कर लो, एंड वाइस वर्सा, ये चीजें। प्लस इन्होंने कंडीशंस भी रख दी, भाई सेम जेंडर के हैं तो एज मैटर नहीं करती, डिफरेंस नहीं करता, अगर अपोजिट जेंडर है तो 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, बेटे को अडॉप्ट करना है तो खुद का बेटा नहीं होना चाहिए, पोता या सन 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 या ट्रिपल एस नहीं होना चाहिए। ये ऐसी कंडीशंस इसके अंदर लगा दी। फ्री कंसेंट होना चाहिए, अनसाउंड माइंड और कॉम्पिटेंसी और वो चीजें आ गई सारी। प्लस हिंदू लॉ है तो जो बच्चा अडॉप्ट करना है वो हिंदू होना चाहिए, 15 साल से छोटा होना चाहिए, मैरिज नहीं हुई होनी चाहिए, पहले अडॉप्शन ना हो चुका हूँ। अगर कंडीशन बना दी, अगर कंडीशन को हम वायलेट करेंगे वो अडॉप्शन क्या है वो वॉइड है, कोई राइट नहीं अराइज होंगे उसके रिगार्डिंग। इसके इफेक्ट भी बता दिए कि इसमें रिलेटिंग बैक अप्लाई हो, एज इफ जैसे इसमें क्या हो गया लीगल फिक्शन, ये अडॉप्ट होके आया हुआ बच्चा एज इफ इसी फैमिली में जन्म लिया है। सेक्शन 12 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है ऐसे इसके रिगार्डिंग। तो अडॉप्शन से रिलेटेड कंडीशंस प्रोवाइड करके प्लस अडॉप्शन का इफेक्ट है वो इसमें बता दिया गया। मतलब जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, उसको एक लीगल सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बना दिया। इसमें हिंदू हिंदू अडॉप्ट होगा, जो मैंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला पॉइंट बोला था, उसके अंदर क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कोई भी किसी को अडॉप्शन कर सकता है, बस उसकी कंडीशंस पूरी करें। तो इनमें बेसिक डिफरेंस इस टाइप का आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। तो अडॉप्शन का टॉपिक इतनी सी बात ही करता है, बट इस एक्ट के जैसे दो पार्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग। इन दो पार्ट्स के कारण क्या है कि ये तो बेसिक हो गया टिल अडॉप्शन वाला पार्ट, ये है टिल सेक्शन 17 तक। एक मेंटेनेंस का पार्ट इसी में डाल दिया गया। मैरिज एक्ट में तो हमने सिर्फ वर्ड मैरिज के कारण हस्बैंड वाइफ की मेंटेनेंस की बातें की थी, इसमें बाकी सारी मेंटेनेंस की बातें, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, डिपेंडेंट्स, विडोड,
डॉटर इन लॉ, एंड फाइनली वर्ड है इसमें वाइफ। वाइफ उधर भी था, बट उसमें था जब मैरिज खत्म हो। तो इसमें वाइफ क्या है कि XYZ रीजन से वाइफ के पास ग्राउंड है अलग रहने का, तो हस्बैंड से मेंटेनेंस लेके अलग रहेगी, मैरिज खत्म नहीं होगी। मैरिज सबसिस्टिंग है, इसलिए हमने वाइफ वर्ड इसमें इसके साथ में रिलेट कर दिया। ये वाले सारे नाम उसके अंदर नहीं है, तो मतलब फैमिली है, फैमिली मेंबर्स सारों की मेंटेनेंस का कुछ ना कुछ प्रोविजन होना चाहिए ना, तो उस चीज को सप्लीमेंट किया है इसने एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट ने। अब पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स हो गए, इसमें स्टेप मदर भी इंक्लूड हो जाती है। चिल्ड्रंस हैं, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट, क्लेम कर सकते हैं इसमें। तो डॉटर है जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती, बेटा है जब तक मेजर नहीं हो जाता, ये वाला पॉइंट। तो ये मेजर वाला पॉइंट भी अगेन वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, उसी से रिलेटेड है। भाई कमाने वाला बंदा है, 18 का हो गया, अब कमाओ। और डॉटर का टिल द टाइम मैरिज, वो भी उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है भी नहीं, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क के साथ रिलेटेड है वो उस तरीके से। बाकी अगर वो अपने आप जॉब होगी तो क्लेम ही क्यों करना है, क्योंकि पॉइंट वही है ना कि अनेबल टू मेंटेन हो, मैरिज नहीं हुई फादर या फादर की फैमिली, मैरिज होगी अनेबल टू मेंटेन है, फिर हस्बैंड से क्लेम करो। उस सेंस में ये राइट्स क्रिएट कर दिए गए। तो सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं एक तरीके से ये रेजिड्यूरी बन जाता है, इसमें जो औरों में नहीं आ रहा ना वो इनमें फॉल कर सकता है। तो जॉइंट फैमिली होती है, उसके अंदर डिपेंडेंट्स होते हैं काफी सारे। पुराने टाइम पर क्या था कि जैसे सिर्फ मेल मेंबर को प्रॉपर्टी मिलती है, मान लो 4 भाई हैं, उनमें से एक की डेथ हो रखी है बट उसके पोते तक है वो रहते उसमें है। अब वो डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि उनका एक प्रॉपर्टी में शेयर बनता है, इसलिए उसी फैमिली से तो मेंटेनेंस मांगेंगे वो, किसी ना किसी बंदे पे, दादा पे, किसी को डिपेंडेंट है, तो मेंटेनेंस वाला पॉइंट है। इनकी डिटेल प्रोविजन तो हम उसमें डील करेंगे, है क्या वो चीजें मैंने आपको बताई है इसमें। सक्सेशन, पहले क्या होता था, जो प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाला ही रूल अप्लाई होता था, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज थी वो सिर्फ और सिर्फ को पार्टनर में जाती थी। डेथ होगी, जो जिंदा है उनमें प्रॉपर्टी बट जाएगी, सर्वाइवरशिप बोलते थे उसको। फीमेल्स को राइट्स नहीं थे, विडोज को भी कोई राइट्स नहीं थे, ये चीजें चल रही थी। बट हमेशा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो नहीं होती ना, सोसाइटी डेवलप हुई तो पर्सन ने काम करना शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी। अगर तो वो बंदा विल बना गया, वसीयत कर गया, फिर तो कोई इश्यू नहीं है, जो बोला है वैसे होगा, जिसका नाम लिखा उसके नाम प्रॉपर्टी चली जाएगी। बट अगर वो विल बना के नहीं गया तो क्या होगा, किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी? ये जो क्वेश्चंस हैं वो सक्सेशन HSA डिसाइड करता है इसके अंदर। इसमें क्या है कि लॉ में ये बता दिया, अभी मेल मेंबर की डेथ होगी तो कैसे जाएगी प्रॉपर्टी, फीमेल की डेथ होगी तो कैसे जाएगी प्रॉपर्टी, प्लस जनरल कंडीशंस बता दी, जिनमें ये बोल दिया गया कि भाई ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अगर इनमें डिस्क्वालीफाइड है तो उस बंदे को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। ये बेसिक पॉइंट जैसे इसके रिगार्डिंग। मेल सक्सेशन है, फीमेल सक्सेशन, ये सेक्शन 8 से 13 है, ये 14 से 16 है। एंड इसमें कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब ये जो मेल सक्सेशन वाला पार्ट है, इसमें क्या है कि जैसे कैटेगरीज बना दी हैं, क्लास 1, देन क्लास 2, देन एग्नेट्स एंड देन कॉग्नेट्स, ये कैटेगरीज बना दी हैं। और इसमें क्या है कि नियरनेस का रूल अप्लाई होता है। जैसे एक पर्सन है, उसकी खुद की मैरिज हुई और उसकी मदर, यहां से बाकी सारा नीचे का जो है उसके बारे से उनको देखा जाता है, बेटे, बेटा, बेटी, उनके बच्चे, कौन जिंदा है,
तो उनके पास प्रॉपर्टी जानी है, ऐसे इस सेंस में देखा जाता है। अब अगर इनमें से कोई भी ना हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चली जाती है गवर्नमेंट के पास में। अगर इनमें से कोई नहीं है तो नो वन एग्जिस्ट्स, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, दूर का रिश्तेदार भी नहीं है, बेटा बेटी छोड़ो, मतलब फादर कोई चाचा ताया मामा इनको भी छोड़ो, कोई भी है ही नहीं, मतलब दूर दूर में कोई वारिस नहीं है, तो गवर्नमेंट की होगी प्रॉपर्टी, ये वाला पार्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर जीते जी वो चाहता है ये दोनों के दोनों ही सेक्शन 30 में विल भी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी उनकी है, मेल एंड फीमेल दोनों के पास में राइट्स भी हैं वसीयत करने का, तो वो वसीयत भी कर सकते हैं ऐसे इसके रिगार्डिंग। अगर बना दी तो उसके अकॉर्डिंग ये जो जाएगा, ये जाएगा जब वसीयत नहीं बना के जाएंगे तब। तो हमें रूल चाहिए कि कल को लड़े ना, वो डिस्प्यूट ना हो उनके बीच में, कल को भाई भाई प्रॉपर्टी के चक्कर में ही ना लड़े, इसलिए लॉ बना दी उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। इस तरीके से सीक्वेंस ऐसे चलेगा, इनका रूल अलग होगा, ये दोनों के दोनों इस तरीके से इसमें चले जाएंगे ऐसे, दोनों के पास में मेल फीमेल है, बोथ कैन मेक अ विल, वो क्राइटेरिया। 18 से 28 है, इसमें भी रूल्स इन्हीं के अकॉर्डिंग बना दिए गए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ऊपर में डिस्कस किया कि लिव इन है, एक पर्सन था उसकी मैरिज हुई, मैरिज में वो 2-3 महीने रहा, उसके बाद में एक बाहर जाके लिव इन में किसी और के साथ में रहने लग गया, लिव इन में वो 20 साल या 18 साल रहा, उससे लिव इन से बच्चे भी हैं, तो हम मैरिज को ही प्रेफर करेंगे, लिव इन पार्टनर को नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि मैरिज है तो वो वाइफ है, वाइफ है तो स्टेटस विडो का आएगा, उसको प्रॉपर्टी जाएगी। इस तरीके से ये रूल्स हैं, ये लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सक्सेशन के ऊपर, कल को डिस्प्यूट ना हो, जब कल को क्लेम वो करेगी, मान लो लिव इन पार्टनर 18 साल हुए, मैं 18 साल रही हूँ, ये तो 2 महीने ही साथ में रहे हैं, इश्यू आता है क्या 2 महीने साथ रहने का डिवोर्स करवाया, नहीं, दैट मीन मैरिज वाज सब्सिस्टिंग, मैरिज सब्सिस्टिंग थी तो वाइफ का स्टेटस विडो में कन्वर्ट होगा, उसकी तो मैरिज ही नहीं है, अगर मैरिज हो भी जाती तो भी वॉइड मैरिज होती। तो एक रूल बना दिया ना भी डिस्प्यूट होगा, ये नहीं कि 18 साल इकट्ठे रहे तो प्रायोरिटी बन गया, चलो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में, जो सिस्टमैटिक ऑर्डर को फॉलो करोगे तो लॉ आपको राइट्स भी देगा, आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, लॉ उसके अकॉर्डिंग, तो लॉ को फॉलो किया तो फिर राइट्स भी मिल गए, इस तरीके से ये रिलेशन बन जाएगा ऐसे इसके रिगार्डिंग। तो इसमें इतनी ही बातें की गई हैं कि किसके पास कैसे जाएगी प्रॉपर्टी। तो सक्सेशन के अंदर बेसिकली मतलब पॉइंट वही है कि इसमें दो टाइप की जो चीजें थी, एक था कोडिफाइड, एक है अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड को हम कस्टमरी लॉ के तौर पे देखते हैं, इसमें वो करता और वो बातें आती हैं, करता है वो चीजें, वो एक्ट में नहीं, जो कोडिफाइड है ये एचएस से, नाम में जो लिखा है ना हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा जब डेथ हो जाएगी तो कैसे, कौन किसकी डेथ हुई, मेल की या फीमेल की, उसी के अकॉर्डिंग पार्टीज का टर्न आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपना हिंदू लॉ के अंदर ये एक्ट्स हैं, हमने ये पढ़ने हैं ऐसे इसके रिगार्डिंग, ये 1 बाय 1 हम एक एक करें, यहाँ तो हमने बहुत फास्ट में से किया, तो डिटेल में हमने करने हैं सारे के सारे इनमें जो प्रोविजन दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग। कुछ पूछना तो आप बताइए, पूछिए। कुछ है माइंड में कुछ? पेरेक्ट्स अपने आप लेके आना जब क्लास हम शुरू करें, क्योंकि वो जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो आप पेरेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखोगे ना साथ में, वो चलती रहेंगी, कल को क्या होगा काफी सारी चीजें जो आपके बेरेक्ट्स में ही लिखी जाती हैं ऐसे, वो आपको हेल्प करती हैं उसके रिगार्डिंग, कुछ कुछ केस लॉ भी जैसे चलो मान लेते हैं लिखे होते हैं वैसे, वो वाला पार्ट है, बाकी लैंग्वेज है उसको पढ़ने का तरीका है, वो इंटरप्रिटेशन है बेरेक्ट्स की, वो धीरे धीरे करके आपको आएंगे जैसे। सिंपल तो लैंग्वेज यूज नहीं करते, ये लीगल सी लैंग्वेज है उसको यूज किया होता है ना, ठीक है। चलो करते हैं फिर, अपने प्रॉपरली करेंगे, डायरेक्ट जरूर ले आना, बाकी करते हैं आगे।